जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन हम लोगों का होगा मलिक मोहम्मद जायसी, जो प्रेम के पीर कवि हैं। इनके जो पाठ हैं कड़वक, उसके सारे ऑल सब्जेक्टिव प्रश्न क्लास में याद करके हम लोग जाएंगे। समझ रहे हैं ना? अगर आप आ गए हैं तो पहले ही देखिए कितना बढ़िया दे दिया गया है। सबसे पहला बात, मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखित जो रचना है, इसके ट्रिक दे दिया गया है। उस ट्रिक को समझ लीजिए। ट्रिक क्या है, रचना आपको याद हो जाएगा, है ना? इसका ट्रिक समझेंगे क्या हो रहा है आपका। किधर गया जी? ट्रिक यहाँ पे है ना, समझिए। यहाँ पे बुलाइए, ध्यान थोड़ा रोकिए, थोड़ा सा इधर क्लियर किया जाए। यहाँ पे आ जाइए, कलर चेंज कर लेते हैं। क्लियर? ट्रिक देखिए क्या है। आप अखबार में सचित्र चमकते हो, आप अखबार में सचित्र चमकते हो। इससे क्या याद हो जाएगा आपको? मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं आपको याद हो जाएगी। आप अखबार में सचित्र चमकते हो। आ से आखिरी कलाम, प से पद्मावत। पद्मावत इनकी फेमस कृति है, बहुत फेमस कृति है पद्मावत। औ से अखरावट, बार से बारामासा, में से मुखरनामा, स से सखरावत, चित्र से चित्ररेखा, च से चंपावत, म से आपका हो जाएगा मसलानामा, क से आपका कहरनामा और हु से हुलीनामा। ठीक है ना? आप 12th क्लास में है, बाकी सभी आज तो यह जरूर याद रखेंगे। आखिरी कलाम, फेमस रचना आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा, है ना, कहरनामा। इतने जो रचना है आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में खूब आपसे पूछा जाता है। आई थिंक आपको रचनाएं क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं का ट्रिक हो गया कि आप अखबार में सचित्र चमकते हो। क्लियर हो गया? अब हम बढ़ते हैं पाठ का जो प्रश्न उत्तर है, उस सारे प्रश्न को हम लोग एक एक करके बहुत डिटेयली समझते हैं और क्लास में याद करते हैं। समझने का मतलब है याद करते हैं, सबसे बड़ी चीज। अभी आपको क्लास में याद करा के भेजेंगे। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन कितना बढ़िया है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है। कवि जो है अपनी एक आंख की तुलना किससे कर रहे हैं? ऐसा मतलब मलिक मोहम्मद जायसी बाएं आंख और बाएं कान से वंचित थे, चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे। तो अपनी एक आंख की तुलना यह दर्पण से करते हैं। किससे करते हैं? दर्पण से करते हैं। काहे करते हैं? यह बताते हैं कि दर्पण जिस प्रकार निर्मल और स्वच्छ है, निर्मल और स्वच्छ है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख है। जिस प्रकार दर्पण निर्मल और स्वच्छ है, उसी प्रकार कवि की क्या है? आंख है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी दर्पण जिस प्रकार निर्मल और स्वच्छ है, उसी प्रकार कवि की आंख है। इसलिए अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करते। बताइए याद हुआ कि नहीं? भारी बात है। यह कहना है कि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण निर्मल और स्वच्छ है, उसी प्रकार कवि की आंख। याद हो गया ना? चलिए देखिए, ऐसा लिखा गया है, उत्तर में लिखा गया है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख क्या है? स्वच्छ और निर्मल है। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यह है, प्रश्न दूसरा, कि पहले कड़वक में कलंक का, कांच का और कंचन का क्या तात्पर्य? तीन गो है ना। कलंक का तात्पर्य यहां बताते हैं कि चांद जैसे जग विधि अवतारा दीह कलंक किन्हीं उजियारा। चांद जैसे जग विधि अवतारा दीह कलंक किन्हीं उजियारा। यानी चांद के समान भगवान ने, ईश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर अवतरित किया है, लेकिन जिस प्रकार चांद में दाग है, उसी प्रकार मुझे भी क्या किया है? दागदार बना दिया है। तो चांद जैसे जग विधि अवतारा दीह कलंक किन्हीं उजियारा। यानी कलंक का मतलब है चंद्रमा में दाग से। किससे है? चंद्रमा में दाग से आपके कलंक का मतलब है चंद्रमा में दाग से। समझ में आ रहा है बात? दूसरी चीज अगला क्या है? कांच। कांच का मतलब होता है, कांच का तात्पर्य है आपके कच्चा सोना से। क्या है? कच्चा सोना से। इसमें बताया गया कि कच्चा सोना को जब तक घड़ी में तप्त नहीं किया जाता है, तब तक वो शुद्ध सोने का रूप नहीं लेता है। और कंचन का तात्पर्य है सुमेरु पर्वत से, जिसे शंकर जी ने अपने त्रिशूल से विनाश किया था। आज वह कंचनगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है ना। शंकर जी त्रिशूल विनाशा ऐसे है कि शिव त्रिशूल विनाशा भा कंचनगिरी लगा आकाशा। जब श्री शिव जी ने, प्रभु महादेव जी ने जब उस जो सुमेरु पर्वत था उसको विनाश किया था, जो कंचनगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। नहीं बात देखिए, लिखा गया है, उत्तर देखेंगे इसका, समझेंगे बढ़िया से, कि पहले कड़वक में कलंक का तात्पर्य चंद्रमा में मौजूद दाग से है। क्लियर हुआ? कांच का तात्पर्य कच्चा सोना से है और कंचन का तात्पर्य सुमेरु पर्वत से है। देख ले, जो शिव के स्पर्श से सोने का हो गया था ना, जब शिव जी अपने त्रिशूल से उसे खंडित किए थे तो सोने का पर्वत बन गया था। आई थिंक 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने यह है कि पहले कड़वक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। जायसी जी कहते हैं कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का पावा।
यानी जो मैं कविता लिख रहा हूं, ये मेरी कविता को जो भी सुनता है और प्रेम के पीड़ा का अनुभव करता है, और जो भी मुझे सुनेगा 2 शब्दों में जरूर याद रखेगा कि आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास कहने का मतलब इतनी बेहतर तरीका से कविता लिखे हैं, इतनी मेहनत करके इस कविता को लिखे हैं कि उनको लग रहा है कि जो यह कविता है, जो भी सुन लेगा वो मुझे जरूर 2 शब्दों में याद रखेगा। उनके आत्मविश्वास है। यही चीजें लिखा गया। चलिए आंसर में देखते हैं क्या है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख और एक कान से वंचित है। बाईं आंख और बाईं कान से वंचित थे, फिर भी वे निराश नहीं होते, फिर भी वो निराश नहीं हो रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है, दाग होने पर भी वह संसार को शीतलता प्रदान करता है, ठीक वैसे ही वे अपने ज्ञान और काव्य के प्रकाश से पूरे संसार को आलोकित करेंगे। इसलिए कहते हैं, उनको विश्वास है अंदर कि चांद तो दाग तो चंद्रमा में भी है, फिर भी वो लोगों को शीतलता प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने ज्ञान से, अपने काव्य के प्रकाश से लोगों को उजागर करूंगा, ज्ञान का प्रकाश जलाऊंगा। यही इनके आत्मविश्वास का कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का मर्म क्या है? यानी मर्म बताइए किस रूप में आप खुद को याद रखे। तो 2 शब्दों में याद रखे की जाने की बात करते हैं कि मेरे कविता को जो भी पढ़ेगा वो मुझे जरूर 2 शब्दों में याद रखेगा। इतनी बेहतर तरीके से कविता लिखे हैं। उत्तर देखते हैं कि कवि जायसी ने अपनी कविता यानी जो काव्य है के माध्यम से स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। यानी जो कवि हैं स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इस इच्छा का मर्म यह है कि उन्होंने इस कविता को अपने रक्त की लेई लगा करके जोड़ा है और अपने आंसुओं से भिगोया है, ताकि उनकी कृति उनके मरने के बाद भी जीवित रहे। यानी लाई रकत कैलेई, हाँ ऐसे है, लाई रकत कैलेई गाढ़ी प्रीति नयन जल भई, लाई जोरी रकत कैले, ऐसे करके लाइन कहते हैं कविता में कि लाई जोरी रकत कैलेई गाढ़ी प्रीति नयन जल भई। यानी मैं जो राजा रतन सेन पद्मावती की जो प्रेम कथा इसमें बताया गया कड़बत में, तो बता रहे हैं कवि की जायसी और जो जैसे बताते हैं कि पद्मावती और राजा रतन सेन की जो प्रेम कथा है, मैंने इसको रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और अपने इसे आंसू से भिगोया है ना। इतना शिद्दत से उस कविता को लिखे है, तो इसलिए स्वयं को याद रखे जाने की बात करते हैं कि मैंने इतना शिद्दत से इस कविता को याद रखा है कि मुझे जो भी पढ़ेगा वो जरूर 2 शब्दों में याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर करें भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करें किसको? जौ लही अंबही डाभ न हुई तो लही सुगंध बसाई न सोई। जौ लही अंबही डाभ न हुई तो लही सुगंध बसाई न सोई। जौ लही अंबही, अंबही का मतलब होता है आम। क्या होता है? आम। और डाभ का मतलब होता है यहाँ पे मंजरी। मंजरी बोलते हैं जो देहाती भाषा में बोलते हैं मोजर। क्या बोलते हैं? मोजर बोलते हैं। अब जब तक बउआ आम में मोजर नहीं लगेगा तब तक वो सुगंधित नहीं होगा। इसी बात को बता रहे कि जौ लही अंबही डाभ न हुई तो लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम में मंजरी नहीं होगा तब तक वो सुगंधित नहीं होगा। यही बातें कहते हैं। देखिए उत्तर पढ़ते हैं हम लोग कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आम में जब तक डाभ का मतलब क्या होता है? मोजर होता है। ये बोलचाल की भाषा है मोजर, हम लोग का देहाती भाषा होता है हिंदी मंजरी। क्या होता है? मंजरी बोला जाता है उसको, मोजर को, है ना। तो जब लही अंबही डाभ ना हुई, जिस प्रकार आम में जब तक डाभ मंजरी नुकीलापन जो होता है मोजर नहीं निकलता तब तक उसमें मधुर सुगंध नहीं बसती। जब तक वो सुगंधित नहीं होता, सुगंध नहीं आता। ठीक उसी प्रकार बिना दोष या संघर्ष के मनुष्य में गरिमा या निखार नहीं आती। देखिए कितना प्यारा सेंस लिखा गया, छोटा सा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि जब तक आम में मोजर नहीं होगा तब तक वो सुगंधित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य है उसमें दोष के बिना, है ना, कोई गरिमा नहीं आती। उसमें मनुष्य में दोष भी होता है और संघर्ष करता है अपने दोष को दूर करते हुए, तब जाकर उसमें गरिमा आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 6 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए रकत कैलेई का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीबीए लगा लेंगे। रकत कैलेई का क्या अर्थ है? रकत कैलेई का अर्थ होता है रक्त रूपी लेई। क्या होता है? रक्त रूपी लेई। अच्छा बताइए लेई का काम क्या होता है? रक्त रूपी लेई जो है, लेई का काम क्या है? किसी चीज को जोड़ना। यही कह रहे हैं कि लाई जोरी रकत कैलेई गाढ़ी प्रीति नयन जल भई। मैंने इस कविता को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। तो यहाँ रकत कैलेई का मतलब क्या है? रक्त रूपी लेई। देखिए क्या है उत्तर, देखेंगे यहाँ पे कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि जायसी जी कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने काव्य को रक्त की लेई अर्थात खून की गोंद, लेई में तो दूध होता है, लगाकर के जोड़ा है और
अपनी गाढ़ी प्रीति के नयन जल से सींचा है। गाढ़ी प्रीति का नयन मतलब दर्द भरी जो आंसू निकलती है आंखों से, उस गाढ़ी प्रीति के जल से इसे क्या किया, भिगोया है, सींचा है उसको। अर्थात इस काव्य की रचना कवि ने अपने कलेजे के खून से रचा है ना, कलेजे के खून से इसको रचे, खून पसीना एक कर दिए इस रचना को लिखने में, यही इसका अर्थ हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यह है, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा सुना जो प्रेम वीर का पावा। वीर का पावा, जोरी शब्द का अर्थ क्या है? लाइन लिखते हैं कि देखेंगे, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा सुना जो प्रेम वीर का पावा, यानी जो भी मेरे इस कविता को सुनता है वो प्रेम के पीड़ा का अनुभव करता है, जो प्रेम किए होंगे, और प्रेम में जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होती है, उसका अनुभव करता है जो भी मेरी इस कविता को पढ़ता है। यहां जोरी शब्द का अर्थ क्या है? जोरी शब्द का प्रयोग किया गया जोड़कर के अर्थ में। किस अर्थ में? जोड़कर के अर्थ में जोरी का प्रयोग करते हैं कि जोड़कर के कैसे किया जाता है। चलिए समझते हैं। उत्तर देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ जोरी शब्द का प्रयोग जोड़कर के अर्थ में किया गया। किस अर्थ में किया गया? जोड़कर के अर्थ में किया गया है। कवि कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस कथा को रक्त की लेई लगा करके क्या किया है? जोड़ करके सुनाया है। रक्त रूपी लेई लगा करके जोड़े हैं, उसको सुनाए हैं, और जिसने भी इसे सुना है उसने प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है कि प्रेम में क्या पीड़ा होती है, प्रेम में क्या कष्ट होता है, प्रेम में क्या दर्द होती है। इस दर्द को अनुभव किया है जो भी इस काव्य को मेरे सुनेगा। तो आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा इसका आंसर भी है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, दूसरे कड़वक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। दूसरे कड़वक में क्या बताते हैं? दूसरे कड़वक में बताते हैं कवि कि जो इस संसार में कोई नहीं रह सकता, सिर्फ उनकी कहानियां रह सकती है। नहीं है, फूल मरई पर मरई न बासु, धनी सो पुरुष जस किरती जासु, फूल मरई पर मरई न बासु। धनी सो पुरुष जस किरती जासु और फूल मरई पर मरई न बासु, यानी वो पुरुष धन्य है जिनकी कृति संसार में बनी हुई है, क्योंकि फूल मर जाते उनके सुगंध कभी नहीं मरते। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वो पुरुष धन्य है। कितना बढ़िया लाइन है, देखिए कितना प्यारा लिखता है, धनी सो पुरुष जस किरती जासु, फूल मरई पर मरई न बासु। वो व्यक्ति धन्य है जिनकी कृति संसार में व्याप्त है, क्योंकि फूल मर जाते हैं उनके सुगंध कभी नहीं मरते, है ना। तो यही बातें जो उसमें बताते हैं कि कोई नहीं रहेगा, सिर्फ जीवन में उनकी कहानियां रह जाएगी, ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे। सबसे सच्चाई यही है कि संसार को छोड़ करके जाना है, हम कोई नहीं रहेंगे, बस उनकी कहानियां रह जाएगी। अब हम इस समाज के लिए, इस देश के लिए क्या छोड़ के जाते हैं, अपनों के लिए, अपनों को क्या देकर जाते हैं, यही यादें रह जाएगी, बाकी कोई नहीं रहेगा, कुछ लेकर के नहीं जाना है। तो वो पुरुष धन्य है जिनकी कृति कर्म इस संसार में व्याप्त है, यही है। चलिए देखते हैं दूसरे कड़वक का हम लोग बताते हैं और क्या होता है। उत्तर देंगे इसका कि दूसरे कड़वक में कवि इस तथ्य को उजागर किया है कि उन्होंने राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की कथा को रक्त की लेई लगा करके जोड़ा है और अपनी गाढ़ी प्रीति के नयन जल से क्या किया है? उसे सींचा है। इसने प्रेम की तड़प और अमरता का आपका वर्णन किया है कि प्रेम में जो पीड़ा होती है उसका अनुभव करते हैं, अगर इनके कविता को अगर कोई सुन लेते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई थिंक आप 8 नंबर प्रश्न को देख लिए होंगे। आगे आइए, अब लास्ट प्रश्न होगा इस चैप्टर का, एकदम बेहतर, व्याख्या करें। व्याख्या करने के लिए आपको बता दिया गया कि सबसे पहले व्याख्या करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो ये पंक्ति है वो किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम क्या है, उस पाठ के कवि कौन है, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ आपके बुक का नाम क्या है, क्लियर हो रहा है ना। किताब का नाम कितना लिखा जाता है ना पहला पैराग्राफ में। तो देखिए लाइन क्या है, व्याख्या करें। लाइन कह रहा है कि धनी सो पुरुष जस किरती जासु, अब फूल मरई पर मरई न बासु। इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिएगा, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। धनी सो पुरुष जस किरती जासु अब फूल मरई पर मरई न बासु। अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि वो पुरुष धन्य है जिनकी कृति संसार में व्याप्त है, क्योंकि फूल मर जाते उनके सुगंध कभी नहीं मरते, है ना। इसकी व्याख्या करने के लिए इसमें 2 पैराग्राफ होना चाहिए। टाइप करने वाला थोड़ा गड़बड़ किया, कहां से हमको चल देखेंगे। उत्तर देंगे यहाँ पे, प्रसंग ये भी नहीं लिखना है, यहां से सुन लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के कड़वक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ठीक है ना। एक भावार्थ लिखा गया ना, यहां से भावार्थ नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। पहला पैराग्राफ लिखेंगे, ऊपर वाले पहला पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में लिखित कड़वक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इतना क्लियर हो गया। अब यहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि, हाँ यहां से पैराग्राफ चेंज करके कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि वह मनुष्य धन्य है जिसकी कृति, क्या जी, जिसकी कृति, यश, कृति का मतलब होता है यश, उसके गुणगान, उसकी करनी इस संसार में व्याप्त है, इस संसार में बनी हुई है। जिस प्रकार फूल मुरझाकर मर जाता है लेकिन उसकी
सुगंध हमेशा बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार इंसान मर जाते हैं लेकिन उसकी अच्छाइयां और सुकृति इस पृथ्वी पर व्याप्त रहती है। समझ में आ गया आप सबको? कोई दिक्कत? यह जो था लास्ट प्रश्न था आपके चैप्टर के। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए, पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।